मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट बजट। ये हमने सुना है बहुत बार कि सर फरवरी में कोई बजट आता है, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर आकर के डिक्लेयर करते हैं कि पूरे साल में जो हमारे पास टोटल पैसा इतना इतना आया है और इस पैसे में से इतना इतना पैसा यहाँ यहाँ लगाने वाला है। फॉर एग्जाम्पल इतना एजुकेशन में, इतना मेडिकल में, इतना रेलवे में वगैरह वगैरह। तो उसमें यूज की जाने वाली टेक्निकल टर्म्स जो अभी तक हमें समझ में नहीं आती वो अब समझ में आने लगेगी इस चैप्टर के बाद। ठीक, पहला पॉइंट पढ़ते हैं। देखो, बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल से पता लग गया कि सर साल में एक ही बार आती है, 2 बार 3 बार नहीं आती। शोइंग द एक्सपेक्टेड रिसीट। एक्सपेक्टेड रिसीट का मतलब, सर देखो बजट वर्ड का ना मतलब ही मान सुन लीजिए, जैसे कि मार्च का मंथ कंप्लीट हो गया, अब मैं आपको बोलूंगी मेरे मार्च में इतने खर्चे हुए थे, मेरी इतनी इनकम हुई थी, तो मैं इसको बजट नहीं बोलूंगा। बजट का मतलब तो फ्यूचर की बात होती है। बजट वर्ड फ्यूचर के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। बजट वर्ड, जैसे मैं अप्रैल बैठा हुआ, अप्रैल चल रहा है, तो मेरा इस महीने का बजट है कि मैं इतने में 20,000 में खर्चा निकाल दूंगा घर का, और मेरी इनकम 40,000 रुपये होगी तो 20,000 सेव करूंगा। ये मेरा बजट है। अब एक्चुअल कुछ भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम। ठीक है, तो बजट मींस फ्यूचर। जब बैंक से कोई कंपनी लोन मांगने के लिए जाती है बैंक के पास, तो कहती है अपने पिछले 3 साल के अकाउंट्स बना के दिखा के लाओ, और अपने प्रोजेक्टेड बजटेड अकाउंट्स बना के लाओ आने वाले 3 सालों के। मतलब आपके हिसाब से आने वाले 3 सालों में कितनी सेल होगी, कितने खर्चे होंगे, कितना होगा, और लास्ट 3 इयर्स का जो एक्चुअल है वो ले लेंगे। सिंपल सी बात है ना, जो हो चुका है उसमें क्या अनाउंस करेंगे, वो तो हो ही गया। जो होना है, हमारी एक्सपेक्टेशन है इतना पैसा आ जाएगा, हमारी एक्सपेक्टेशन है इतना पैसा वहां लग जाएगा, हमारी एक्सपेक्टेशन है 5 एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये कैलकुलेशन है हमारी। अब रियलिटी थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है, कम ज्यादा जब होती है तो उसको क्या बोलते हैं, ये हमारे कोर्स के अंदर है। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सिर्फ एज अ थ्योरी नहीं, इसको प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ा लिंक करके समझे कि सर जितने मतलब मिनिस्टर हो गए, जितने इकोनॉमिस्ट हो गए, उनको बैठा करके एडवाइसिंग की जाती है, कंपनी के मैनेजर्स हो गए, उनको इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम ये चीज़ कम कर देंगे इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ये इम्पैक्ट हो गया इसकी डिमांड घट जाएगी, ये ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। कोविड आया, काम डाउन हुआ, लेकिन आईटी सेक्टर बूम कर गया, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, जैसे वर्क फ्रॉम होम बढ़ गया तो आईटी सेक्टर के शेयर 4 गुना हो गए, तो हर इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है, ये सारे हमारे माइंड में होनी चाहिए। तो अभी तो हमें सिर्फ टेक्निकल टर्म्स ही समझ में आएंगी 11th 12th के कोर्स के अंदर। तो जब इसका इकोनॉमिक्स के कोर्स के अंदर आगे बढ़ेंगे, ई कॉमर्स करते हैं अगर, तो इसमें हम वास्ट नॉलेज लेंगे। एक्सपेक्टेड रिसीट। रिसीट का मतलब पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास, एंड एक्सपेंडिचर खर्च होगा गवर्नमेंट का फॉर द कमिंग फिजिकल ईयर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब फिजिकल और फाइनेंशियल ईयर सिनोनिम टर्म्स है, इंटरचेंजेबल यूज हो सकती है। जो का मतलब फरवरी में जब अनाउंस किया जाता है तो अप्रैल से अगले साल के लिए अनाउंस किया जाता है कि नेक्स्ट ईयर अप्रैल से ऐसा होगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर अप्रैल से ऐसा होगा, ये होती है अनाउंसमेंट। आगे लिख लीजिए बाय फाइनेंस मिनिस्टर। ईयर के बाद अपने पेन से लिख दीजिए बाय फाइनेंस मिनिस्टर। पेज 64 पेज लिखा होगा, जैसे 4th पेज है। सबसे लास्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन पढ़ें। पता है ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है जी, आगे ट्रू लिख सकते हैं उस पे। वापस आगे पहले पेज पर। तो पहले सेंटेंस में क्या क्या सीखा हमने? पहला वर्ड देखा सर एनुअल, इस साल में एक बार आता है। एक्सपेक्टेड मतलब फ्यूचर की बात होती है। रिसीट मतलब पैसा कितना आया। एक्सपेंडिचर मतलब पैसा कितना गया। ऑफ गवर्नमेंट, सारी बातें जो हो रही है वो सिर्फ गवर्नमेंट की हो रही है, किसी कंपनी की नहीं हो रही, किसी पर्सन की नहीं हो रही, गवर्नमेंट की बात हो रही है। सर मैक्रो इकोनॉमिक्स और 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स यही फर्क है।
11th में जो था माइक्रो वो इंडिविजुअल लेवल पे था, कंपनी के लेवल पे था। मैक्रो जो भी चीज पढ़ेंगे वो कंट्री लेवल पे पढ़ेंगे। आगे मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट आर, बजट पढ़ने का पर्पस पहला रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेट का मतलब क्या है जी? बांटना। फॉर एग्जांपल जी घर में शादी हो रही है, सपोज 20 लाख का बजट है, उसको बांटा जाता है, इतने पैसा बैंकेट में खर्च करेंगे, इतने पैसे का गोल्ड लाएंगे, इतने पैसे में खर्चा। दिस इज एलोकेशन, खर्चे को बांटना। रीएलोकेट, री क्यों बोल रहे हैं इसको? मतलब दोबारा एलोकेट करना है, ठीक? दोबारा वर्ड क्यों बोल रहे हैं? दोबारा क्यों एलोकेट कर रहे हैं? क्योंकि हम लास्ट ईयर हर साल एलोकेट करते हैं, हम एलोकेट तो हर साल करते हैं, हर साल खर्चा बांटते हैं। अब हम इस साल दोबारा बांट रहे हैं, इस बार शायद अलग परसेंटेज से। कितना फर्क है? कितने बदल जाएगी इस बार? इतना फर्क हो जाएगा। पहले मतलब इसमें खर्चा हमने ज्यादा कर दिया, यहाँ पैसे बचा सकते हैं, यहाँ कम कर दिया, यहाँ बढ़ा सकते हैं, ठीक है? इसलिए वर्ड बोला हुआ है रीएलोकेट। ठीक है, वर्ड की इंपॉर्टेंस है, वो ऐसे नहीं चल रहा, थ्योरेटिकल चल रहा है। देखो जो कॉमर्स स्ट्रीम है, लॉ है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंट है, इसमें एक वर्ड की इंपॉर्टेंस है कि एक वर्ड से मीनिंग बदल जाता है। आगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इनकम एंड वेल्थ, इन दो वर्ड में फर्क समझें। इसकी वेल्थ अच्छी है, इसकी इनकम अच्छी है। फर्क समझो वेल्थ में और इनकम में। इनकम मतलब जो एनुअल इनकम है, तो हर साल हमें इनकम मिल रही है। जैसे मेरे एग्जांपल में घर 1 करोड़ रुपए का है और सैलरी 20,000 का महीना, तो इनकम क्या है? सैलरी। वेल्थ क्या है? घर। वेल्थ मींस प्रॉपर्टी कितनी इकट्ठी हो गई। जरूरी नहीं है सिर्फ वो होम से मतलब है, इट कैन बी ज्वेलरी, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एफडी, कार, कैश, बैंक बैलेंस। टोटल वेल्थ कितनी जो भी मेरे पास, वेल्थ को सही कहते हैं, ठीक? इनकम जो रेगुलर इनकम है, जो मेरे पास रेगुलर इनकम है, तो इसमें वेल्थ ज्यादा है, इनकम कम है। यहाँ इनकम ज्यादा है, वेल्थ कम है। 50 लाख का है, 1 करोड़ का। एग्जांपल दिया समझाने के लिए कि वेल्थ क्या है और इनकम क्या है। समझ आ रही है बात? अब जब गवर्नमेंट खर्चा करेगी, चाहे पब्लिक एक्सपेंडिचर पे हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनकी सैलरी हो गई, डॉक्टर्स की सैलरी हो गई, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर की सैलरी हो गई, जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है वो कहाँ से कर रही है? एक तो अपनी इनकम से, उसके पास टैक्स की इनकम हो रही है, और अगर कम बढ़ता अपने वेल्थ से, गवर्नमेंट पैसा जुड़ चुका है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, आरबीआई में पैसा हो गया, बैंक में पैसा हो गया, गवर्नमेंट का पैसा जुड़ चुका है पास्ट का, वो भी यूज कर सकती है। तो वेल्थ और इनकम दोनों सही है। मतलब काइंड ऑफ जो रिजर्व होता है और सैलरी मतलब काइंड ऑफ रिवेन्यू। हाँ, उसको दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब पहले बांट चुके होंगे, अलग तरीके से बांटा होगा, अलग तरीके से बांटना है। आगे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब हमारा जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, मतलब स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी से स्थिरता कहते हैं इसको हिंदी में, स्टेबिलिटी स्थिरता। सिंपल सी बात समझे, जैसे कोविड के टाइम काम डाउन हुआ होगा, तो लोग बस इतनी दुआ मांग रहे थे कि हम भले ही ग्रो ना कर पाए, हर साल हम ग्रो करते हैं, ग्रो ना कर पाए, अपने कंप्यूटर को हरा ना पाए, कुछ ना हो पाए, बस स्टेबल रहे, मतलब हमारी आमदनी घटे ना। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब इकोनॉमी में जो अब लेवल चल रहा है हमारा, ये लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये है, लोग ऑन एन एवरेज इतना अर्न कर रहे हैं, एटलीस्ट ये स्टेबल रहे, उथल पुथल ना हो जाए, तो मैं इतना मैनेज तो करके चलना। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइजेस का मतलब गवर्नमेंट कंपनी। पब्लिक एंटरप्राइज का मतलब देखो, मतलब पब्लिक एंटरप्राइज का मतलब क्या बोला हुआ है जी? जो पब्लिक के लिए बेसिकली काम किए, जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि डीएमआरसी हो गया, मेट्रो हो गया, डीटीसी बस हो गया, उन्हें पब्लिक एंटरप्राइज बोलते हैं, मतलब पब्लिक के लिए, प्राइवेट नहीं।
देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ बजट, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। देखिए बजट वर्ड का मतलब क्या है, पैसा आना कि जाना, कि दो दोनों पढ़ा दो ना पहले लाइन के अंदर। बजट का मतलब रिसीट एंड एक्सपेंडिचर बोथ, समझ आ रही है बात? तो बजट वर्ड में दोनों वर्ड इंक्लूड हैं, रिसीट भी और एक्सपेंडिचर भी। क्लियर हो गई बात? बजट वर्ड जब भी बोले तो समझ जाओ पैसा आना जाना दोनों की बात होगी, ठीक है, ध्यान रहेगा। अच्छा अब रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट इस पर आते हैं। 11th क्लास पर आ जाएगी, चैप्टर नंबर 2। एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंस, रेवेन्यू का मतलब इनकम, कैपिटल का मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर। अलग अलग पढ़ाना तीनों। एक्सपेंस मतलब खर्चा, रेवेन्यू का मतलब इनकम, कैपिटल का मतलब अमाउंट जो ओनर ने लगाया। ये अलग अलग पढ़ना। तो रेवेन्यू वर्ड अगर अकेला है तो समझ जाओ इनकम की बात हो रही है, लेकिन रेवेन्यू वर्ड के साथ एक्सपेंडिचर वर्ड लगा हो तो इसका मतलब नॉर्मल एक्सपेंस। अगर कैपिटल वर्ड के साथ एक्सपेंडिचर लगा हो तो इसका मतलब एसेट। देखिए बगल में एक और वर्ड रखने से मीनिंग बदल जाता। सिंपल सी बात है, आप मान लीजिए आपके फ्रेंड के साथ आप जा रहे हो, वो फ्रेंड बहुत अच्छी सोसाइटी का है, बड़ा फेमस है, बहुत अच्छा रहता है, तो आप उसके बराबर में बैठे हो तो आपकी इमेज भी ऊपर जाएगी देखने वाले के साथ। और आप किसी बेकार पर्सन के साथ जा रहे हो जिसकी इमेज खराब है सोसाइटी के अंदर, तो आपकी इमेज भी खराब हो जाएगी। सिंपल सी बात है, टेररिस्ट के साथ जाओगे तो आपकी इमेज वहां आएगी। तो ये चीज है कि बराबर में कौन सा वर्ड लिखा है उससे उनका मीनिंग भी पूरा बदल जाता है। कैपिटल वर्ड का मीनिंग पूरा बदलेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर दो वर्ड इकट्ठे आ जाए समझ जाओ उसका मतलब एसेट, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब नॉर्मल एक्सपेंस। ठीक, रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। रिसीट का मतलब पैसे मिलना। अगर मेरे हाथ में पैसे आ रहे हैं, मुझे वापसी नहीं करना किसी, मेरे खुद के पैसे हो गए, मेरी इनकम हो गई, रेवेन्यू रिसीट। पैसे आए बट इनकम ना हो, कैपिटल रिसीट। पैसे आए बट इनकम ना हो, वो कैपिटल रिसीट। सर जैसे कि बैंक से लोन लिया, पैसे आ रहे, इनकम तो नहीं। एग्जांपल 2, मेरे घर एक था, एक प्रॉपर्टी थी मेरी 1 करोड़ रुपए की, मैंने उसको 1 करोड़ में बेच दी, पैसा आ रहा, इनकम तो नहीं है, मेरी तो प्रॉपर्टी थी, ठीक बात। इनकम तो सब बोलेंगे फ्री का पैसा आ रहा, भाई रेंट मिल रहा है, ज्यादा कुछ नहीं रहा, आ रहा है पैसा, उसे इनकम बोलेंगे, है ना। कमीशन मिल रहा है, ज्यादा कुछ नहीं रहा, आ रहा है, इनकम बोलेंगे उसको। ना तो प्रॉपर्टी जानी फिर पैसा आ रहा है ना, इनकम तो नहीं है। ठीक है, पैसा आए इनकम हो, रेवेन्यू रिसीट, पैसा आए इनकम ना हो, कैपिटल रिसीट। ठीक, अच्छा सुनो, कैपिटल बजट ये प्लस ये, रेवेन्यू बजट ये और ये। सुनो, बजट वर्ड का मतलब पैसा आना और जाना दोनों। अब देखो कैपिटल बजट, पैसा जाना पैसा आना। रेवेन्यू बजट, पैसा जाना पैसा आना। मतलब ये दोनों कैपिटल बजट के अंदर आएंगे। मतलब कैपिटल बजट में सर क्या लिखा होगा, कितना कर्जा लिया इस साल, कितनी प्रॉपर्टी खरीदी इस साल, ये सब होगा कैपिटल बजट के अंदर। मतलब इनकम की बात नहीं होगी, मैंने इस साल कार खरीदी है, मैंने इस साल घर खरीदा है, मैंने घर बेच दिया, ये सारी बातें मैं कर रहा हूँ तो मैं कैपिटल बजट की बातें कर रहा हूँ। ठीक, मेरी साल सैलरी बढ़ गई, मैंने एक और सर्वेंट रख लिया, ड्राइवर रख लिया, खर्चा बढ़ गया मेरा, तो रेवेन्यू की बात हो रही है, खर्चे की बात हो रही है। समझ आ रही है बात? अगर मैं एसेट लायबिलिटी वाली बातें कर रहा हूँ तो मैं कैपिटल बजट की बातें कर रहा हूँ, और मैं इनकम एक्सपेंस की बातें कर रहा हूँ तो मैं रेवेन्यू बजट की बात कर रहा हूँ।
देखो क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, तो ठीक है ऐसे पढ़ते हैं जी आगे। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ बजट, पहला है रेवेन्यू बजट, दूसरा है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट की बात करें अगर, इट कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट है इसके अंदर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसके अंदर, रेवेन्यू बजट है। उसके बाद कैपिटल बजट क्या क्या इसके अंदर, कैपिटल रिसीट है इसके अंदर और कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद एक फ्लोचार्ट बनाया हुआ है जी बजट रिसीट की कैटेगरी। बजट रिसीट में रेवेन्यू रिसीट अलग, कैपिटल रिसीट अलग। जैसे मेरे वाले में रेवेन्यू रिसीट अलग, कैपिटल रिसीट अलग। कैपिटल रिसीट के अंदर क्या चीज है देखो, तो लिखा हुआ है लायबिलिटी कर दे, बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, लोन लेना। दूसरा क्या लिखा हुआ है, रिकवरी ऑफ लोन। ये क्या चीज है, लोन दिया है कि लिया है? लोन हमने दे रहे हैं इस टाइम या लोन ले रहे हैं इस टाइम, क्या कर रहे हैं? लोन दे रहे हैं, लोन लिया था उसे लोन दिया था पास्ट में, वो पैसा वापस ले रहे हैं। समझो इस चीज को। मान लीजिए 2020 में ए ने बी को लोन दिया, सही है, ए के लिए एसेट बन गए, है ना, लोन टू बी इस नाम से रिकॉर्ड करेगा ये, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ इसके लिए, और इसको पैसा मिल रहा है बट इसकी इनकम नहीं है, तो इसके लिए कैपिटल रिसीट हुआ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब 2023 आ गया और मिस्टर बी वापस दे रहा है पैसा ए को, ये लोन पकड़ो आपसे, ठीक है। अब ए के पास पैसा आ रहा है बट इनकम तो नहीं है वो, तो इसके लिए कैपिटल रिसीट है ना, इसके पास से पैसा जा रहा है, खर्चा तो नहीं है, कर्जा कम हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अच्छा, अब ए लैंग्वेज क्या बोलेगा, रिकवरी लोन तो बोलेगा, सुनो। बी लैंग्वेज क्या रहेगी, पेमेंट ऑफ लोन, बी तो लैंग्वेज बोलेगा ना। ए क्या बोलेगा, रिकवरी ऑफ लोन, लोन दिया था मैं रिकवर कर रहा हूं। सोचो इस चीज को, भी आपको लग रहा है कि सर रिकवरी में तो लोन पे कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो ना रिकवरी वर्ड कौन यूज करेगा, जिसने पास्ट में लोन दिया और मैं रिकवर कर रहा हूं पैसा, वसूल कर रहा हूं पैसा, समझ आ रही है बात। तो रिकवरी लोन का मतलब जब भी दिख जाए समझ जाओ हमने पास्ट में लोन दिया था, तो अब वो पैसा हम वापस ले, दिस इज रिकवरी ऑफ, ठीक है। समझ आ रही है बात, पैसा आ रहा है, इनकम नहीं है, कैपिटल रिसीट बनेगी, ठीक
तीसरा है अदर रिसीट, मतलब एक्सेट्रा वाला पॉइंट है। इसका एग्जांपल दे दिया डिसइन्वेस्टमेंट। ध्यान से समझिए, प्रॉपर्टी खरीदी है मैंने, इसको इन्वेस्टमेंट बोलूंगा। प्रॉपर्टी बेची है, डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का उल्टा, प्रॉपर्टी बेची हो तो पैसा आएगा, इनकम तो नहीं है, कैपिटल से। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। देखिए पहले पॉइंट में बोरोइंग्स में हमारी गवर्नमेंट लोन ले रही है किसी और कंट्री से, बोरोइंग्स। देखो जो पूरा चैप्टर है वो कंट्री लेवल पर है। एग्जांपल ऐसे तो ए ने लोन लिया, बी से, बी ने लोन लिया, सी से, वो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो गवर्नमेंट ही जो पैसा आ रहा है जा रहा है वो गवर्नमेंट का। अब ना गवर्नमेंट किसी आदमी से लोन लेगी इंडिया के, वो फॉर वर्ल्ड बैंक से लोन लेगी या किसी और कंट्री से लोन लेगी, ठीक है। तो पहले पॉइंट में गवर्नमेंट लोन ले रही है फॉरेन वर्ल्ड बैंक से, किसी कंट्री से। सेकंड वाले पॉइंट के अंदर हमारी कंट्री ने लोन दिया था पास्ट में किसी कंट्री वाले को, अब पैसा वापसी ले रही है। पॉइंट 2 में ऐसा होगा, ठीक। पॉइंट 3 में हमारी गवर्नमेंट ने पैसा कहीं कहीं जगह इन्वेस्ट कर रखा था, वो इन्वेस्टमेंट बेच रही है। अदर कंट्री के अंदर बॉन्ड्स हो सकते हैं, अदर कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है, गोल्ड हो सकता है, फॉरेन एक्सचेंज डॉलर्स में हो सकता है, कहीं भी हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट, उसको बेच रही है, पैसा गवर्नमेंट के पास। शेयर्स हो सकते हैं फॉरेन कंपनी, ठीक है। लोग ये बात अच्छा जी, वापस आते हैं इसी पेज पर ही। अब हमने पढ़ लिया कैपिटल रिसीट, अब हम आ रहे हैं रेवेन्यू रिसीट का मतलब इनकम, रेवेन्यू रिसीट का मतलब इनकम, मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है और वो गवर्नमेंट की आमदनी, इनकम। तो हमने रेवेन्यू रिसीट को फर्दर कैटेगराइज कर रखा है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। मतलब गवर्नमेंट की टैक्स वाली आमदनी और गवर्नमेंट की बिना टैक्स वाली आमदनी, तो ऐसे करके होगा, ठीक। पहले आते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू पर, मतलब ऐसी आमदनी जो गवर्नमेंट की है और टैक्स से नहीं किसी और चीज से, जैसे कि कॉमर्शियल रेवेन्यू, जैसे बिजनेस गवर्नमेंट से डीटीसी बस होगी, गवर्नमेंट चला रही है, उससे पैसा मिल रहा है, टिकट के पैसे मिल रहे हैं, कॉमर्शियल रेवेन्यू, ठीक। इंटरेस्ट ये पैसा लगा के वहां पे इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे उस पर डिविडेंड मिल रहा है, एक्सटर्नल ग्रांट्स किसी और कंट्री से हमें समझ लो डोनेशन मिल रही है। एक्सटर्नल ग्रांट्स, एक्सटर्नल वर्ड फॉरेन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रांट मतलब सब्सिडी, डोनेशन, कुछ भी कह दो। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड में इंडिया ने हेल्प करी कुछ कंट्रीज की वैक्सीन सप्लाई करने में, तो अब हमें किसी भी चीज को नीड है तो फॉरेन वाले हमें पैसा दे रहे हैं, वो हो गई एक्सटर्नल ग्रांट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट करना, गवर्नमेंट मैनेज कर रही है कुछ चीजें, वहां से कुछ फीस मिल रही है उनको, अदर कोई फीस मिलना, लाइसेंस, हम किसी चीज का लाइसेंस लेते हैं तो गवर्नमेंट को हमें फीस देनी होती है, वो फीस गवर्नमेंट की इनकम है। फाइन्स पेनल्टी, हम चालान भरते हैं तो गवर्नमेंट की इनकम तो है, ठीक बात है। स्टेट होता है, लिख लीजिए किंग्स प्रॉपर्टी, जो लास्ट वर्ड है इसका मीनिंग लिख लीजिए किंग्स प्रॉपर्टी, राजाओं की जायदाद होती है। जब पहले के टाइम 1947 से पहले जो राजा का सिस्टम था कि एक एरिया के अंदर राजा है, सारा सोना सब कुछ उसका, सारे उसके वो चलेंगे, जब गवर्नमेंट का सिस्टम आया तो सारे राजाओं की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने ले ली, उससे जो इनकम हो रही है, आमदनी हो रही है, तो वो गवर्नमेंट की इनकम हो गई, नॉन टैक्स वाली इनकम हो गई। अब आ जाते हैं कि टैक्स रेवेन्यू पर। ये इनकम जो है वो गवर्नमेंट की टैक्स इनकम होगी, गवर्नमेंट इतना टैक्स ले रही है हम लोगों से, सबसे, उससे जो गवर्नमेंट को आमदनी हो रही है वो टैक्स रेवेन्यू है। टैक्स रेवेन्यू को भी फर्दर दो कैटेगरी में बांटा है हमने, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। यानी किसी का क्या होता है, ये पढ़ा था हमने 11th क्लास में, नहीं ध्यान,
There is the only difference paid and paid by same person, paid and paid by different people. क्या मतलब सर? जैसे कि मेरी सपोज सैलरी 1 लाख रुपए महीना, साल के 12 लाख रुपए हो गए, सपोज 3 लाख रुपए टैक्स बनता है उसको, तो गवर्नमेंट ने लगाया टैक्स कि जो भी एम्प्लॉय सैलरी से कमा रहा है वो टैक्स भरेगा। टैक्स मुझे पे करना, अपनी जेब से पे करना, किसी से ले नहीं सकता मैं कि आप टैक्स के पैसे आप दे दो, आप पे करने के लिए, ठीक बात है। तो पेड एंड बियर बाय सेम पर्सन। दूसरा एग्जांपल, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया सेल टैक्स। मैं दुकानदार, मान लीजिए मैं 1000 रुपए की आइटम बेच रहा हूँ कोई चीज, तो गवर्नमेंट मुझे कह रही है कि आप कस्टमर से 1000 रुपए ले रहे हो ना, 5% और ले लो, 50 रुपए टैक्स के नाम, और हमें जमा करा। आप नहीं लोगे तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। तो मैं कस्टमर से बोल रहा हूँ कि 1000 रुपए का सामान है, उसमें 50 रुपए टैक्स देने पड़ेंगे आपको, पूरे कोरोना में आपको बेच नहीं पाऊंगा, गवर्नमेंट ने मना कर रखा। तो मैं कस्टमर से 50 रुपए ले रहा हूँ टैक्स के और गवर्नमेंट को दे रहा हूँ, पेड बाय मी, बियर बाय कस्टमर। ठीक है, अल्टीमेटली बर्डन जो है वो कस्टमर पे आ रहा, लेकिन पे करने की लायबिलिटी, ड्यूटी जो है वो दुकानदार की है। तो यहाँ पे डिफरेंट पर्सन हो गए, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। होता है इनडायरेक्टली आ रहा है टैक्स कस्टमर से मेरे पास से गवर्नमेंट के पास, इनडायरेक्टली जा रहा है, उसे इनडायरेक्ट बोल दिया इसको हमने। इनकम टैक्स में डायरेक्ट हम अपनी जेब से पे करते हैं, ठीक है। दिस इज डायरेक्ट टैक्स, दिस इज डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स से सामान की कीमत बढ़ जाती है, चीज महंगी हो जाती है, और इसलिए अल्टीमेट कस्टमर पे बर्डन आता है, तो कंपनी वाले भी अवॉइड करते हैं। जैसे केशरी में मैंने डिस्कस की आती है, जैसे पैराशूट ऑयल। पैराशूट ऑयल जो है वो हेयर ऑयल है, लेकिन उसकी पूरी पैकिंग पे कहीं पर भी हेयर वर्ड मेंशन नहीं है कि वो हेयर ऑयल है। उसके पीछे कंपनी की स्ट्रेटेजी ये है, गवर्नमेंट के यहाँ हेयर ऑयल पे टैक्स का रेट ज़्यादा है और नॉर्मल ऑयल पे टैक्स का रेट कम है। तो पैराशूट कंपनी पे केस हुआ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साइड से आया कि आप हेयर ऑयल वाला टैक्स क्यों नहीं भर रहे, आप नॉर्मल टैक्स कम रेट वाला टैक्स क्यों भर रहे। तो पैराशूट वाला कह रहे हैं आपसे किसने कहा कि हेयर ऑयल, कहाँ लिखा है हेयर ऑयल, कोई फोटो लग रही है इसमें हेयर की, कहीं लिखा हुआ है कि हेयर में लगाया जाता है, कहीं नहीं लिखा हुआ। पहले वालों को पता है कि हमारी ब्रांड पहले से फेमस है, हेयर के लिए यूज हो रही है, बट लेकिन हम बच सकते हैं टैक्स से। मतलब उसके सीए ने एडवाइस कर रखा है पैराशूट की कंपनी वाले को, या आप इसको हेयर ऑयल नहीं नॉर्मल ऑयल बना करके बेचो, आप डिलीवरी मत करो, उसका लिखो मत पैकिंग पे हेयर ऑयल, मतलब आप केसरी पे तो टैक्स थोड़ा होता है ना कि सबको है कि वो हेयर ऑयल है, तो सबको है प्रूफ, सबको है क्या होता है प्रूफ करना पड़ेगा ना। वही बात को सुनो भाई, हम न्यूज़ में देखते हैं कि बहुत बड़ा गुंडा सा हुआ है जो गन बन लेके घूम रहा है, तभी सजा नहीं हुई, लेकिन ऐसा होता है, सबको पता है कि वो गुंडा, लेकिन सबको है पता है, ऐसे कुछ नहीं होता ना, प्रूफ करो तब तो होगा। सबको ऑयल को हेयर के लिए किसी और चीज के लिए यूज कर ही नहीं सकते ना, ये कहते हैं कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, और इनफैक्ट है भी कर सकते हैं कुकिंग के लिए, मसाज के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। बस एवरीथिंग जो है प्रूव करने के लिए, हर चीज जो कोर्ट में प्रूव हो जाए वो सच है। क्लियर हो गई बात। तो इनडायरेक्ट टैक्स से अल्टीमेटली बर्डन कस्टमर पर ही आता है, तो इससे दुकानदार भी अवॉइड ही करता है कि टैक्स कम से कम लग जाए तो बढ़िया रहेगा, टैक्स कम रहे तो कस्टमर के लिए सस्ती मिलेगी चीज। जो कार का बहुत ज़्यादा टैक्स का रेट होता है, कार का टैक्स रेट बढ़ जाए तो 6 लाख की कार 4 लाख में मिल जाएगी, कितना फर्क पड़ जाता है टैक्स का। सिंगापुर कंट्री के अंदर टैक्स कार बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि लोग सड़क पर चलने की जगह नहीं है। गवर्नमेंट ने 200% टैक्स लगा रखा है कार, मतलब 5 लाख की कार खरीदने के लिए 10 लाख टैक्स पे करना पड़ेगा, 15 लाख की पड़ेगी कार, इतना है टैक्स लगा रखा है। लेकिन तभी हमें इनकम अच्छी है लोगों की, तभी कार खरीदी जाएगी। तो इनडायरेक्ट टैक्स है जो कंपनी पर लग रहा है, लेकिन कस्टमर से लेके पैसा, दिस इज डायरेक्ट टैक्स, दिस इज डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। एग्जांपल देखिए डायरेक्ट टैक्स के, पढ़ा। पहला है इनकम टैक्स, जो इनकम पर टैक्स देना होता है उसे इनकम टैक्स कहते हैं, तो ये हमें अपनी ही जेब से पैसा निकाल करके देना होता है। कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनीज पे टैक्स लगता है वो कॉर्पोरेट टैक्स होता है, वो भी उन्हें अपनी ही जेब से टैक्स देना होता है। वेल्थ एंड प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स इंडिया में लगभग 2% है। वेल्थ का मतलब मैंने कितना पैसा जोड़ लिया, तो मान लीजिए मैं 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ, उसका मैं 30% 40% टैक्स दे दिया, मेरे पास जो पैसा बच गया उसको मैं वेल्थ बोल दूंगा, उस पर टैक्स देना होगा। जैसे
जैसे कोई पुरानी प्रॉपर्टियां हैं उसकी वैल्यू लगाई जाएगी, गोल्ड पुराना रखा उसकी वैल्यू लगाई, उस पर टैक्स देना होगा। दिस इज वेल्थ टैक्स, वेल्थ पर। एक काइंड ऑफ कंट्री मुझे याद नहीं आ रही कौन की, लेकिन वहाँ पे टैक्स पे नहीं किया जाता, तो उसकी गवर्नमेंट इनकम कैसे जनरेट करती है? टैक्स नहीं पे किया जाता, तो जो फीस वगैरह उससे होती है नो टैक्स रेवेन्यू बहुत ज़्यादा होगा। प्लस कई कंट्री के अंदर ना प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा होता है, तो जैसे इंडिया में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिक्स है, इसलिए इंडिया को मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। हर जगह प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों मिक्स है। कुछ कंट्री ऐसी जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा है, गवर्नमेंट सेक्टर ना केवल, तो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट को पैसा देखा जाए सिर्फ आर्मी या पुलिस के लिए चाहिए, अगर सारा प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है इसलिए पैसा कम चाहिए, तो टैक्स कम। कहीं पे टैक्स गवर्नमेंट सेक्टर बहुत ज़्यादा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया कंट्री हो गई, वहाँ पर मतलब मैक्सिमम जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट स्कूल है ही नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल है ही नहीं, सब कुछ गवर्नमेंट। तो वहाँ पर टैक्स फ्लैट 40%, मतलब जितना भी कमाओ 40% आपको एज इट इज टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आप गरीब से गरीब हो चाहे आप अमीर से अमीर हो। तो टैक्स बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल भी खर्चे उनको ज़्यादा है। जो हर एजुकेशन फ्री रहे पूरी इंडिया के अंदर, गरीब से गरीब पूरे अमीर से गरीब, मेडिकल फ्री रहे सभी के लिए, उन्हें खर्चे ज़्यादा करते हैं, इतनी पैसा आप चाहिए। तो ये होगा डायरेक्ट टैक्स। अब पढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स एग्जांपल। पहला लिखा हुआ है, स्पेलिंग ठीक कर लें, सेल है, SALE, सेल टैक्स, SALE, सेल टैक्स। दूसरा है सर्विस है, तो सर्विस पे लगे, मतलब आपको सेवा दिएगा कि मेरे कस्टमर से पैसा लेकर के आगे देना है, इनडायरेक्ट टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, नहीं पता है लिखिए, एक्साइज वर्ड का मीनिंग होता है मैन्युफैक्चरिंग, और ड्यूटी का मतलब होता है टैक्स। एक्साइज वर्ड का मतलब मैन्युफैक्चरिंग और ड्यूटी वर्ड का मतलब होता है टैक्स। तो ये टैक्स ऐसा होता है जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस पे लगता है, मतलब मैं अगर ट्रेडिंग करता हूँ, मैं होलसेलर हूँ, मैं रिटेलर हूँ, तो मुझे टैक्स नहीं देना होता। मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ तो ही मुझे टैक्स देना होता। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप कॉस्ट में जोड़ो और कस्टमर से लो, ये जैसे लो। कस्टम ड्यूटी, कस्टम वर्ड मींस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। कस्टम वर्ड का मीनिंग होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ड्यूटी मतलब टैक्स। तो इंपोर्ट मतलब फॉरेन, इंपोर्ट वर्ड हम तभी इस्तेमाल करेंगे जब किसी अदर कंट्री से मंगा रहे हो। एक्सपोर्ट वर्ड हम तभी इस्तेमाल करेंगे जब किसी और कंट्री में सामान भेज रहे हो। तो सामान मंगाने या भेजने में जो टैक्स लगता है उसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं, वो भी हमें कस्टमर से लेके गवर्नमेंट को देनी है। ठीक है, वैट फुल फॉर्म है वैल्यू एडेड टैक्स, फुल फॉर्म लिखिए वैट की, वैल्यू एडेड टैक्स, VALUE, वैल्यू एडेड, TED। ये सेल टैक्स का नया नाम है वैट, और उसका नया नाम है GST। समझ लो, सबसे पुराना नाम सेल टैक्स, उससे नया नाम वैट, फिर उससे नया नाम GST। GST को आप सबको पता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, नहीं ध्यान हो तो लिख लें। तो सारे इनडायरेक्ट टैक्स कौन से टैक्स हैं जो गवर्नमेंट बिजनेसमैन पर लगा रही है, लेकिन कैंडिडेट अपने जेब से नहीं भरने, आपको कस्टमर से लो और हमें दो। सारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं। डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट कह रही है बेटा अपनी जेब से आपको पैसा देना, कोई और नहीं देगा आपको इसके लिए। फिर हो गई बात, तो हमने पढ़ा बजट रिसीट, कैपिटल अलग, रेवेन्यू अलग। कैपिटल में पैसा आ रहा है बट इनकम नहीं हो रही, रेवेन्यू रिसीट में पैसा आ रहा है और इनकम भी हो रही है। दो कैटेगरी, टैक्स रिसीट अलग, नॉन टैक्स रिसीट अलग। टैक्स के अंदर डायरेक्ट अलग, इनडायरेक्ट अलग। क्वेश्चन नंबर 1 पेज 63। बताइए कौन सा आंसर सही है? इनकम टैक्स, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, रेवेन्यू रिसीट नहीं है, इनमें से कौन सी है?
इनमें से कौन सी रेवेन्यू रिसीट नहीं है? करेक्ट है पहला ऑप्शन। आप पीछे से रीडिंग भी कर सकते हो। डिसइन्वेस्टमेंट रेवेन्यू रिसीट नहीं है, तो क्या है वो? कैपिटल रिसीट है। चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट के कैपिटल रिसीट, डिसइन्वेस्टमेंट के ब्रैकेट में लिख सकते हैं कैपिटल रिसीट। जो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी है, ये तीनों क्या रेवेन्यू रिसीट हैं? ये तीनों रेवेन्यू रिसीट हैं। अब इन तीनों के ब्रैकेट में लिखो कि टैक्स रिसीट है कि नॉन टैक्स रिसीट है, ये आप खुद लिखो। ऑप्शन नंबर बी, यशिका आप बताएं, टैक्स रिसीट है कि नॉन टैक्स रिसीट? बी ऑप्शन, इनकम टैक्स टैक्स रिसीट। तो बी ऑप्शन के ब्रैकेट में टैक्स रिसीट। राजी आप बताएं, जो इनकम टैक्स है ये डायरेक्ट टैक्स वाला रिसीट है या इनडायरेक्ट टैक्स वाला रिसीट? तो एक और ब्रैकेट लगा के डायरेक्ट लिख दो। ये टैक्स रिसीट है वो डायरेक्ट वाला। सी ऑप्शन, फीस एंड फाइन्स। कृति बताएं, टैक्स रिसीट है या नॉन टैक्स रिसीट? नॉन टैक्स रिसीट है। चेक कीजिए, नॉन टैक्स वाले में दे रखा है, ठीक है। तो लिख दीजिए ब्रैकेट में नॉन टैक्स रिसीट। हर्षित आप बताएं, डी ऑप्शन, टैक्स रिसीट है कि नॉन टैक्स रिसीट? नॉन टैक्स रिसीट है। प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स हो कि नॉन टैक्स रिसीट है, ब्रैकेट में नॉन टैक्स रिसीट। पीएसयू की फुल फॉर्म लिखिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पीएसयू की फुल फॉर्म पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का मतलब बिजनेस। फुल सेक्टर बिजनेस मतलब वही जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, जैसे डीटीसी बस हो गया, मेट्रो हो गया, तो प्राइवेट नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, आदित्य आप आंसर देने का ट्राई करें। इन चारों में से कौन सा कैपिटल रिसीट है? बी ऑप्शन करेक्ट है जी। लायबिलिटी क्रिएट होती है उससे, लायबिलिटी क्रिएट का मतलब पैसा आ रहा है और इनकम नहीं हो रही, उसे कैपिटल रिसीट बुलाते हैं। वैसे का जो ए ऑप्शन है वो क्या है? आप बताइएगा। करेक्ट है, ऑप्शन ए के ब्रैकेट में लिख दीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, नहीं एसेट का बनना। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। क्रिएट न्यू एसेट, नहीं एसेट बन रही है मतलब पैसा खर्च होगा एसेट बनने के लिए। मतलब घर लिया है मैंने, नहीं एसेट बन गई, पैसा गया होगा मेरे पास से, तो पैसा जाए और एसेट आ जाए, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। 7th क्वेश्चन, यदि आपने बताना है इनमें से डिसइन्वेस्टमेंट कौन सी? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ए ऑप्शन, आप ट्राई करें हर्षित। कैपिटल रिसीट। सी ऑप्शन करेक्ट है जी। डिसइन्वेस्टमेंट हम नहीं बता देते हैं, जो इन्वेस्ट जैसे कि हमने कोई हाउस खरीदा था, उसमें इन्वेस्ट किया था, जब खरीदा था इन्वेस्टमेंट हुई, उसको जब बेच दिया तो करेक्ट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ एसेट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब एसेट बेचना, और एसेट बेचेंगे तो पैसा आएगा, इसलिए होगी रिसीट, ठीक है। यशिका का डिसइन्वेस्टमेंट में से मैं डिस वर्ड हटा दूं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट बच जाए, तो कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे जरा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या मतलब इन्वेस्टमेंट करना मतलब एसेट होता है, तो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है। 9th क्वेश्चन, जी आपकी बारी। इनडायरेक्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी डायरेक्ट टैक्स नहीं होता, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। 10th क्वेश्चन, फिर डायरेक्ट टैक्स। हर्षित, इनडायरेक्ट टैक्स आप चीटिंग कर सकते हैं पीछे। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स,
ये जीएसटी की शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म है, याद रखो। देखो डायरेक्ट टैक्स में बड़े कम एग्जांपल हैं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और वेल्थ टैक्स, बस सारे इनडायरेक्ट होते हैं। देखो सोचो, गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स कम लगाती है, इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा लगाती है। तो टैक्स लगाना सिंपल सी बात है, ये हफ्ता वसूली है गवर्नमेंट की। मैं कमा रहा हूँ अपने लिए, कमा रहा हूँ, मैं तुम्हें पैसे क्यों दूँ? गवर्नमेंट कहते नहीं देने पड़ेंगे, तो गवर्नमेंट डायरेक्ट ज्यादा लगाएगी तो लोग ज्यादा चिल्लाएंगे, तो मैं प्राइवेट से पैसे क्यों मांग रहे, मेरे पास नहीं है वगैरह वगैरह। गवर्नमेंट टैक्स ले रही है इनडायरेक्ट फॉर्म में, ये आपका टैक्स है, आपको खुद ना देना, आपको कस्टमर से लेके देना, आपको क्या दिक्कत है? तो लोग अलग काम बचाते हैं उसको, तो गवर्नमेंट इनडायरेक्ट ज्यादा लगाती है, डायरेक्ट कम लगाती है। अच्छा जी, 12th क्वेश्चन, इसकी बात चल रही थी इनडायरेक्ट डायरेक्ट है। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है तो फॉल्स हो गया, ये ट्रू फॉल्स पूछा होता तो फॉल्स हो गया। बढ़ जाएंगे आगे, नेक्स्ट पेज पर आ गए। पहला टॉपिक डायरेक्ट टैक्स। When government imposes a tax on a person, impose कर रही है, टैक्स लगा रही है, and paid by the same person, जिस पर टैक्स लगाया भर भी वही रहा है, इसको डायरेक्ट टैक्स बुलाते हैं। Its burden can't be shifted, किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकते अपनी जेब से भरना। एग्जांपल इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह वगैरह। इनडायरेक्ट टैक्स, when the government imposes a tax on a person but partially or wholly paid by other person, जैसे जीएसटी है तो कस्टमर से लेकर के हम दे देते हैं, तो हम कंप्लीटली होली कोई और पर्सन दे रहा है। पार्शियली क्यों बोल रहे हैं, क्या होता है कई बार कि हमारा क्लाइंट, देखो कुछ लोग क्या करते हैं जो टैक्स नहीं भरते, ठीक, मतलब उनका बिजनेस दो नंबर में चल रहा, तो कई बार कस्टमर क्या आता है, कस्टमर आता है और कहता है जी सामान कितने का, मैं 1000 रुपये का सामान है, 50 रुपये टैक्स दें। वो कहता है बगल दुकानदार वाला तो टैक्स ले रहा है, तो 1000 रुपये का सामान दे रहा है बिना टैक्स के, तो हम कहेंगे सर हमको टैक्स भरता है ईमानदारी से। कस्टमर बोलेगा मुझे क्या मतलब है तेरी ईमानदारी से, जो सेम सामान मिल रहा है 1000 रुपये का, तुम दे रहे 1050, तुमसे क्यों लूंगा? समझ आ रही है बात? तो ऐसे केस में कई बार क्या होता है, हम कस्टमर कहते हैं कि आप हमसे 1000 रुपये का सामान ले लो, 50 रुपये टैक्स मत दे दो, और वो 50 रुपये हम अपनी जेब से भरते हैं। बिजनेसमैन टैक्स अपनी जेब से भरता है, तो वैसे क्यों नुकसान कर रहा है, सोच के देखो। उसको पता है मेरा इस सामान में 200 रुपये का मार्जिन है, अगर मैं कस्टमर को भगा दूंगा, मैं कहेंगे बोलो टैक्स किसी और से ले ले, पर नुकसान 200 रुपये का हो जाएगा ना। अगर मैं 800 का सामान 1000 में बेच रहा हूँ, 50 रुपये टैक्स अपनी जेब से भरने पड़ेगा, तभी 150 रुपये प्रॉफिट तो कमाए। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो कई बार पार्शियली हमें भरना पड़ता है या होली सामने वाले पे डाल देते हैं, ऐसा होता है। गवर्नमेंट मतलब कस्टमर के पास आधा टैक्स का मान जाता है कि अच्छा आधा टैक्स ले लूंगा मैं, आधा टैक्स आप दे दो, ऐसा हो जाता है कई बार। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, इसलिए लिखा हुआ होली और पार्शियल। रेवेन्यू रिसीट, मतलब पैसा आ रहा है और इनकम हो रही है, भैया रेवेन्यू रिसीट, पैसा आए और इनकम हो, रेवेन्यू रिसीट। पहला पॉइंट, लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, ना कोई एसेट घटती, और इनकम जनरली ऐसी होती है जो बार बार होती है। सिंपल सी बात समझिए, जैसे घर खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्या रेगुलरली होता है? नहीं, रेयरली होता है, सालों में एक आध बार। जैसे कैपिटल रिसीट, लोन लेना कैपिटल रिसीट है, क्या रेगुलरली होती है? नहीं, सालों में एक आध बार, रेयरली होता है। रेवेन्यू इनकम, टैक्स मिलना हर साल मिलता है, तो इस साल मिला के साल नहीं मिलेगा गवर्नमेंट को, ठीक बात है। गवर्नमेंट के खर्चे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टीचर की सैलरी, गवर्नमेंट स्कूल में डॉक्टर की सैलरी रेगुलर बेस पे होता है, तो रिकरिंग नेचर का, रिकरिंग मतलब अकर मतलब होना, रि अकर मतलब बार बार होना, तो रिकरिंग नेचर मतलब जो एसेट है जो बार बार होती है। ठीक है, कैपिटल रिसीट या तो लायबिलिटी क्रिएट होगी या एसेट कम होगी। लायबिलिटी क्रिएट होगी मतलब लोन ले लिया, पैसा आ रहा है, इनकम नहीं, लायबिलिटी क्रिएट हो गई।
या फिर एसेट घट गई, घर बेच लिया, ऐसा आ रहा है नहीं, एसेट घट गई, ठीक है। थर्ड पॉइंट में नॉन रिकरिंग से बार-बार तो नहीं होगा, कैपिटल वाली आइटम, कैपिटल से वाली आइटम बार-बार नहीं होती, नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, रेयरली होती है, सालों में एक आध बार होती है। क्वेश्चन नंबर 2, डायरेक्ट टैक्स इनमें से किस किस पे इम्पोज किया जाता है, तो कुछ इनडायरेक्ट वाले में, कुछ डायरेक्ट वाले में, डायरेक्ट वाले को बनाना। ए ऑप्शन कॉर्पोरेशन, कंपनीज, मतलब कंपनी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स पढ़ा था हम, डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। जो पॉइंट नंबर बी है उसके आगे लिखो सेल टैक्स, तो ऑप्शन नंबर बी है उसके आगे लिखो सेल टैक्स, तो क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। जो ऑप्शन नंबर सी है उस पर लिखो एक्साइज ड्यूटी, प्रोडक्शन पर जो लगता है उसे एक्साइज ड्यूटी बुलाते हैं और वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ऑप्शन नंबर डी में लिखो सर्विस टैक्स, जो सर्विस पे लगता है, जो प्रोफेशनल सर्विस देते हैं अपने क्लाइंट को, आर्किटेक्ट सर्विस दे रहा है, डॉक्टर सर्विस दे रहा है, एडवोकेट सर्विस दे रहा है, सीए सर्विस दे रहा है, तो उसको उस पे सर्विस टैक्स लगता है। अब हालांकि सेल टैक्स और सर्विस टैक्स को हटा करके जो नया नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो जीएसटी गुड्स के लिए भी है, जीएसटी सर्विस के लिए भी है, जो नया वाला वर्जन है, ठीक। लेकिन जो नया वाला वर्जन है ना, ये देखो हमारे कोर्स के अंदर अभी भी सेल टैक्स क्यों है, सर्विस टैक्स वगैरह क्यों है, क्योंकि जो लॉ आते हैं ना ये कभी भी हट सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। सेल टैक्स बेसिक समझने के लिए कि जो गुड्स पे लगता है वो सेल टैक्स होता है, जो सर्विस पे लगता है वो सर्विस टैक्स होता है। उसके बाद हमें बताना कि चलो कंबाइंड वाला नाम जीएसटी, उससे लेकिन नेक्स्ट ईयर ही आ जाएगी जीएसटी हट गया, और से पहले वाला सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, इसलिए समझने में हर एक को आना चाहिए सब कुछ, इसलिए कोर्स के अंदर से हटाया नहीं है अभी भी सेल टैक्स से सर्विस टैक्स के टर्म्स, पुराने वाले सारे टर्म्स हैं, ठीक है। इस सिलेबस ओल्ड होता है, फॉर्मेट की नोट्स ओल्ड होते हैं, उसमें जीएसटी होता ही नहीं है कि नहीं, ठीक है। चलिए जांच लेता है, जो पढ़ाया उसको रिवाइज कर लेना, साथ में बातें करेंगे।